हाँ, इसी तरह आपका 4.1 का सेकंड क्वेश्चन देखो, ये आपसे जो कहना चाह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ईजी है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है अपन को। इसमें 3-4 पार्ट दे रखे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट इसका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। इसकी जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के दुगने से भी एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। बस कुल मिला के इतना सा ही करना है। मैं आपको इसका 2 सोल्यूशन बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझना। पहली बात तो ये, हमें लेंथ और ब्रेथ का क्या आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है। इसने कहा कि जो ब्रेथ है वो इसकी लंबाई से, मतलब जो इसकी लेंथ जो है वो उसकी चौड़ाई इसके दुगने से भी एक ज़्यादा है। मतलब इसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से, तो इसके आपको पता है कि ब्रेथ कितनी है। यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल रहा कि ब्रेथ कितनी है, यानी कि जो इसकी मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरी बात सुनना, जिससे भी कंपैरिजन होता हो, मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे इसने कहा कि लेंथ ब्रेथ से ज़्यादा है, तो हमेशा जिससे ज़्यादा है ना उसको आपको पहले एक्स मानना है। और ये बहुत बड़ा इश्यू है, ध्यान रखना। ये बच्चों को दिक्कत रहती है कि वो एक्स किसको माने, समझ पा रहे हो। तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, उससे इसको एक्स मानना है। ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ, ब्रेथ इज, इतना लिख लो, वो है एक्स। ठीक है, ब्रेथ हमने क्या मान ली, सपोज एक्स है, माना चौड़ाई एक्स है। फिर उसने कहा अच्छा ये एक्स मीटर लगा सकते हो, क्योंकि एक बात लिखी हुई इसके अंदर मीटर के अंदर है जो भी है। ठीक है, आगे देख लेंगे। तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ है वो ब्रेथ, जो चौड़ाई है, लंबाई कितनी हो जाएगी, वो है चौड़ाई के डबल से, यानी कि ब्रेथ के दुगना। दुगना मतलब अभी वो एक्स है उसका दुगना से भी एक ज़्यादा है, समझ पा रहे हो। से भी एक ज़्यादा, जब उसका ट्वाइस का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई करना, दुगना का मतलब मल्टीप्लाई करना, जिस जितनी ज़्यादा है वो उसमें ऐड करना है। अब इसके बाद में हमें गिवन है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और हम जानते हैं रेक्टेंगल है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब एल इंटू बी भी 528 ही होगा भाई, वही तो बात है ये। अब लेंथ कितनी मानी अपन, एक्स, इंटू का मतलब ब्रैकेट लगा दो, ब्रेथ अपने पास 2x प्लस 1, सॉरी उल्टा लिख दिया। लेंथ तो इधर लिखना है आपको, थोड़ा ध्यान रखना है ना, और ब्रेथ इधर लिखना है। ये भी क्वेश्चन में मेंशन अच्छे से करना। अब इसको बार बार मल्टीप्लाई कर लो। जब 2x को x से करोगे तो 2x स्क्वायर, और x को 1 से करोगे तो x इक्वल्स टू 528। और आपको अच्छी तरह पता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब 2x स्क्वायर अपनी जगह, x अपनी जगह, लेकिन 528 को अंदर लाना है तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर जीरो। हमेशा बराबर जीरो ला के आना है आंसर। मेरी बात सुनना, लेंथ और ब्रेथ इसमें नहीं निकालनी होती, इसको सिर्फ इतना सा ही लिख रहा है वो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सोल्व करो। हाँ, अगर लेंथ ब्रेथ पूछता तो अपन इसकी मैं आपको लेंथ ब्रेथ भी बता सकता हूँ कि देखो, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में अलग से पूछ ले, ये बात ना पूछे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण में लिखो, ठीक है, और सीधा ही कह दे ये इतना सा आ जाए, तो लेंथ और ब्रेथ अपन को निकालनी पड़ेगी। फिर तो लेंथ और ब्रेथ निकालना मैं सिखा देता हूँ। इसके बाद में क्या होगा, इसका करना अपन को फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला करना है। तो आपको पता ही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो 528 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, क्योंकि कॉमन तो जा नहीं रहा, तो आप क्या आया 1056 हुआ क्या, हाँ 1056 आया। ठीक है, अब इस x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तब तो 1056 आ जाए, और बाकी सम प्लस या माइनस करें तब x आ जाए। तो इसका मैंने आपको एक बहुत इजी तरीका बता रखा है कि आपको जब भी ऐसा करना हो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, 2 के टेबल से 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो 2 2 4, 2 6 12, 2 4 ठीक है, फिर 1 3 2, फिर करोगे तो 6 6, फिर करोगे तो 3 3, फिर करोगे तो 1 1, और फिर करोगे तो 1। हालांकि आंसर यहीं तक है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन वाला पूछ सकता है, क्वेश्चन में आगे पूछ सकता है लेंथ ब्रेथ भी निकालो, इसलिए उसको भी आगे सोल्व करना है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि आपको लेंथ ब्रेथ ज्ञात करनी है, लेकिन वैल्यू तो अपन कर लेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बात लिखी हुई अलग है, यहाँ बात लिखी हुई अलग है। अब इसको क्या करना है,
देखो टुकड़े हमेशा जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतने इजी फैक्टर होते हैं। तो ये तो हो गया 33, 1 मिनट के लिए इसको 33 यहीं पर छोड़ देना, इसको करो 4 8 16, 16 टू जा 32, बस यही इसके टुकड़े होंगे। तो देखो बड़ा इजी है कि 2x², 33 तो ले लूँगा प्लस का 33x, और माइनस का ले लूँगा 32x। समझ में आ रही है बात क्या, कि जब 33x में से 32x माइनस करूंगा तो 1x बचेगा, प्लस का बिल्कुल वही बचाना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो गारंटी है इन दोनों के मल्टीप्लाई तो है, 1056 का फैक्टर था ये। तो ये एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका पड़ेगा, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो जाए आप इसको इस मेथड से निकाल लिया करो, और जितनी बड़ी वैल्यू होती है फैक्टर उतने ईजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते, आप चिंता मत करना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो x ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2x + 33, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो सीधी सी बात है, एक तरीका और बताता हूँ आपको, हमेशा यहाँ जो ब्रैकेट की वैल्यू आई है ना वही यहाँ आएगी, मेरी बात को अच्छे से समझो, यहाँ जो ब्रैकेट की वैल्यू आई है वही यहाँ आएगी, तभी हम सही है वरना गलत है, और हमेशा ब्रैकेट की वैल्यू सेम ही आएगी, इसका मतलब यहाँ पर 2x है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट सोचना बड़ा मुश्किल है, कि ट्रिक बताता हूँ आपको, वैसे मुश्किल बहुत है, लेकिन यहाँ अपन क्या सोचेंगे कि यार यहाँ हमें 2x लाना है और वो भी प्लस का, तो यहाँ जो साइन है वो तो साइन यहाँ लग जाएगा, वो तो कोई टेंशन नहीं, वो तो प्लस हो जाता है, यहाँ जो साइन होता है ना उसको लगा दिया करो वो का वो। अब यहाँ 2x लाना है, इस 32 में किसका डिवाइड करूँ कि 2x आ जाए, बहुत ईजी है 16 का। तो हमेशा कॉमन लेने का तरीका सीख लो वरना मुश्किल पड़ जाएगा, सोचते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा। तो 16 कॉमन लिया तो 16 2x, क्योंकि 16 टू 32 होता है, ठीक है, और ये 33 लिख दो पहले, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 33 टाइम जाएगा, प्रैक्टिस ही मत करना, आराम से 16 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 528 आएगा, गारंटी है। तो ये तो आप आगे में कैसे ही लिख दिया करो, यही चीज़ वापस लिख दिया करो, और कॉमन लेने का तरीका सीख लो, एग्जाम में टाइम बच जाएगा, बस आएगा सही। मेन चीज़ है ये फैक्टर सही करना आप, ठीक है। चलो अब एक बार बाहर वाला लिखते हैं अपन, यानी x - 16 और एक ब्रैकेट वाला 2x + 33, ठीक है, बराबर 0। अब एक बार x - 16 को 0 से कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 16, ठीक है। और यहाँ अपन बात करते हैं 2x = -33 और x की वैल्यू -33/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है लेंथ या ब्रेथ या अपनी हाइट मान लो, क्या कभी माइनस में हो सकती है, क्या नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई 16। तो अपन अगर x की वैल्यू 16 लेके वैल्यू फाइंड करें, देयरफॉर द लेंथ ऑफ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अतः लंबाई है क्या 2x + 1 है, 2x + 1, तो 2 × x की जो क्या रखना है अपन को 16 + 1 32 + 1 यानी कि 33 आ गई, ठीक है। और सीधी सी बात है, ब्रेथ बची, जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 16 है, और ब्रेथ को हमने क्या माना था x, तो वो x है यानी कि वो है 16। ये सब मीटर लगा देना आगे, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है कभी क्वेश्चन मीटर में देता है, कभी सेंटीमीटर में, अभी साफ साफ लिखा हुआ है कि मीटर्स में, ठीक है। तो काफ़ी इजी मेथड है, आप यहाँ तक भी कर सकते हो, और आगे पूछ ले कि लेंथ और ब्रेथ भी निकालो तो यहाँ तक भी करके आपको आना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सेकंड पार्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे इजी है, लेकिन एक चीज़ नहीं दे दी इसने, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है। तो मेरी बात सुनना, जब भी कॉन्जिक्यूटिव की बात करें, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब था लगातार, तो सपोज पहला x है, दूसरा x + 1 x + 2 x + 3 ऐसे कंटिन्यू रह सकते हैं। लेकिन अगर ये यहीं पर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो लेता ही लेता, लेकिन साथ में ओड या इवन का नाम ले लेता है, मेरी बात समझना, अगर ये इवन ओड का मतलब होता है विषम और सम, अगर ये सम विषम की बात कर देता, क्रमागत तो लेता है लेकिन साथ में कहता है इवन नंबर या इवन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, या फिर ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, मतलब कि विषम धनात्मक पूर्णांक या सम धनात्मक पूर्णांक, तब मुश्किल हो जाता है। तब अभी तो हम क्या लेंगे इस क्वेश्चन में, तो हम लेंगे फर्स्ट x, सेकंड x + 1, लेकिन इसमें फिर सोचना पड़ता अपन को, इसमें डायरेक्ट x और x + 1 नहीं लेते, फिर क्या लेते कि अगर ये बात कर रहा है ओड की मतलब विषम की, तो अपन फर्स्ट लेते हैं x, क्योंकि x को मन में सोच लो 1 है, तो सेकंड क्या लेते x + 2, x + 1 नहीं लेते, क्योंकि ये सपोज 1 है तो 1 + 2 ये 3 हुआ, फिर नेक्स्ट क्या लेते x + 4 यानी कि 4 + 1 5 हुआ, ये तो हो गया विषम यानी कि
ओड लेते। अगर ये ओड का कहता तो पहला x, दूसरा x+2, फिर x+4, नॉट x+1। समझ पा रहे हो? ओके। लेकिन जब यही चीज सम या इवन की बात कर देता तो अपन फर्स्ट x लेते ही नहीं, x+1 लेते, क्योंकि ये अगर 1 है, मन में सोचना है कि x हमेशा 1 होगा। ये तरीका बता रहा हूँ, टेक्निक बहुत काम की है, वरना कंफ्यूजन जिंदगी पर रहेगा। तो 1+1 का मतलब यहाँ पर 2 निकल के आ रहा है, मतलब जो सोल्यूशन निकल के आ रहा है ना वो इवन या ओड निकल के आना चाहिए, विषम या सम निकल के आना चाहिए, तब वो आपका क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो सही है। जैसे इसने ओडी की तो ओड सोल्यूशन निकल के आना चाहिए, यहाँ नहीं लेना है ओड। तुम क्या सोचते हो कि यहाँ पर ओड हम लेना है कि 1 ले लो, तो नहीं लेना नहीं है, जो निकल के आए सोल्यूशन वो आना चाहिए ओड और इवन। तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ, x+3। समझ पा रहे हो? क्योंकि 1+3 का मतलब 4, ऐसे x+5 यानी कि 6। समझ पा रहे हो? तो ये आपको ये ट्रिक कहीं छोटी सी ब्रैकेट बना के उतार लेना, बहुत काम की चीज़ है, 100% मोस्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसी क्वेश्चन में ये बात मेंशन कर देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो ये तो आप उतार लोगे एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं इसकी। इसने कहा कि 2 कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर इज x, माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x, हिंदी वाले ऐसा लिख देना। ठीक है, फिर दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या यानी कि सेकेंड कॉन्जुगेटिव नंबर वो x+1। ठीक है, फिर उसने कहा प्रोडक्ट हमें दे रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स 306, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल वो दे रहेगा 306। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार पहली संख्या क्या है, x, दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 306। यही बात है क्वेश्चन वाले की, प्रोडक्ट का मतलब दोनों को आपस में गुणा करवा दो, मल्टीप्लाई करो तो वो 306। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसके बाद में सोल्व कर लो। एक बार x को x से किया तो x², फिर x को 1 से किया तो x, और बराबर में 306 है। x² + x, 306 को अंदर लाना है, बराबर 0 करना है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इतना सा सोल्यूशन करना है, लेकिन ये अगर आगे पूछ ले एग्जाम में कि नहीं पूरा सोल्यूशन निकालो, मतलब इंटीजर भी निकालो, फर्स्ट क्या होगा सेकंड क्या होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। आधा आंसर तो आ चुका, बड़ा सिंपल है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 306। चलो इधर आ जाओ, तो 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 1 5 3। अब 3 का जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। 3 का चेक कैसे करना है कि इनको ऐड कर लो, 9 आ रहा, 9 3 टेबल में आता है, इस तरीके से अपने हिसाब से भी कर सकते हो। और यहाँ 17 खत्म, यानी कि ये 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 17। बिल्कुल एक का x का गैप है, यानी x² + 18, तो x प्लस के और 17 x माइनस के। परफेक्ट। 1x बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, वही बचाना था। इसमें x कॉमन है तो x + 18 बच गया। इसमें 17 कॉमन आएगा 100%, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ x लाना है। अब तो तरीका सीख गए, यहाँ जो साइन है वही साइन लगाना है। इसने कट गया तो x हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस ये भी प्लस, 18 आएगा। करके देख लेना पहले, ठीक है। 17 को जब 18 बार गुणा करेंगे ना, मल्टीप्लाई 306 आएगा। ये तो आप आँख नीच के लिख देना सेम टू सेम, बस ये टेक्निक है, एग्जाम में टाइम बच जाएगा। बस फैक्टर सही करना, एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला। बाहर वाला मतलब कॉमन जो लिया था एक ब्रैकेट वाला, ठीक है। फिर x - 17 बराबर 0, और अगला है x + 18 = 0, 2 है। तो यहाँ वैल्यू निकल गया x बराबर 17, और यहाँ इसका सोल्यूशन निकल गया x बराबर -18, जो कि नॉट वैलिड है, क्योंकि कोई संख्या माइनस में क्रमागत पॉजिटिव की बात की थी इसने, पॉजिटिव की बात की थी मतलब प्लस की वैल्यू आएगी, जबकि ये नेगेटिव आ रहा था, ये तो वैलिड नहीं है, मतलब मान्य नहीं है। तो फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा अपना x, इसको माना था अपन ने, तो फर्स्ट हो जाएगा 17, यानी कि पहली क्रमागत संख्या हो जाएगी 17, और जो दूसरी क्रमागत संख्या है वो हो जाएगी x + 1 यानी कि 17 + 1 यानी कि 18। तो 2 आंसर हो गए, 18 और 17, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सोच के करना, इस बात को तो एकदम दिमाग में बिठा लेना, बस क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है। ऐसे आपका पार्ट 3 इसका। तीसरा पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है, यानी कि जो रोहन की माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो
ईयर्स में दे रखा है वो 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी कि हमें रोहन की वर्तमान जो आयु है वो निकालनी है। क्या आपको पता है प्रेजेंट एज है कितनी? तो नहीं पता, उसको अपन किससे दिखाते हैं? एक्स से। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, माना रोहन की वर्तमान आयु वो है सपोज एक्स, प्रेजेंट एज हो गई। तो इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर्स एज हो जाएगी इससे 26 साल बड़ी है, तो x + 26। ठीक है, माँ की आयु x + 26 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, और अब से 3 साल बाद देख लो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद। ये लाइन आपको लिख के फिर नीचे आना है। ये अब इसके बाद में 3 वर्ष बाद में जो रोहन की एज कितनी हो जाएगी? हाँ सही है, रोहन की एज कितनी हो जाएगी? अभी है x, तो 3 साल बाद में हो जाएगी x + 3। समझते रहे ना मेरे साथ साथ। वो अपने x मानी थी, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु एज हो जाएगी x + 26, क्योंकि उनसे 26 वर्ष बड़े हैं उनके मामा। फिर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद में रोहन की एज भी बढ़ेगी, तो उनके मम्मी जी की भी एज बढ़ेगी, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x + 26 तो है ही, उसमें 3 और ऐड कर दो, यानी कि x + 29 ईयर्स हो जाएगी इसकी मम्मा की एज, और x + 3 ईयर्स हो जाएगा खुद। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे रखा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी आयु का गुणनफल। आयु का गुणनफल दे रखा है 360 बराबर 360। इसके बाद में दोनों की आयु का प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो यानी कि x + 3 रोहन की एज है और x + 29 रोहन के मम्मा की एज है, बराबर 360। एक बार x को x + 29 से मल्टीप्लाई करना है ना, x को इस पूरे के साथ, फिर 3 को x + 29 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x को x से किया तो x², फिर x को 29 से किया तो 29x, 3 को x से किया तो 3x, + 29 से 3 को किया तो 3 9 27, 2 कैरी लग गई, 3 2 87। ठीक है, = 360। इसके बाद में देखो x² अपनी जगह, ये दोनों को ऐड हो जाएगा x की वैल्यू, तो 32x + 87, और आपको पता है 360 को लाएंगे अंदर, बराबर रखना है 0। ठीक है, इसके बाद अपन इधर देखते हैं, तो x² + 32x, फिर यहाँ पर प्लस का 87 है, 360 है, तो 360 में से जब आप 87 माइनस कर लोगे तो 3, यहाँ गया 15 में से 7, यहाँ गया 2, यानी 273 बच जाएगा आपका माइनस का 273, क्योंकि 360 भी किसका है? माइनस का ही, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में वही प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन को 273 का मल्टीप्लाई चाहिए, तो बहुत ईजी है, 273 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर जाएगा 7 से 13 टाइम और ख़त्म। ठीक है, तो बहुत ईजी है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 32x प्लस का, तो हमने क्या सोचा, ये रहा फैक्टर, इन दोनों का तो होता 39 और ये हो गया 7, माइनस कर देंगे, तो यानी कि 39x तो ले लेंगे प्लस का, और माइनस का 7x ले लेंगे, और 273 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? ओनली x कॉमन है, तो बच जाएगा x + 39 बचेगा, और इन दोनों में यहाँ जो साइन है वही लगाना है। हमें यहाँ x कैसे मिलेगा इस जगह? जब हम 7 का पूरा का 7 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस कट गया, 7 बच गया, सिर्फ x बच गया, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, और 7 से करोगे तो 7 3 जा 21 है ना, 7 के 21, फिर बच गया 6 और 7 9 63, 7 9 63। वैसे भी दोनों सेम आएंगे और हमारे भी सेम आ रहे हैं, तो एक बार x - 7 बाहर वाला, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर x + 30 और 0। ठीक है, एक बार x - 7 को 0 से कंपेयर करना तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। ठीक है, और एक बार x + 39 को 0 के साथ कंपेयर करवाना है, तो x की वैल्यू आ गई -39, और माइनस की वैल्यू वैलिड नहीं है, x की वैल्यू आ गई 7। इसका मतलब जो रोहन की एज है,
रोहन तो है 7 साल का, और जो रोहन के मदर हैं उनकी एज है x+26, यानी कि 7+26। समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब 7 और 6 13 और 33 साल के उनकी मम्मा है। तो इस तरीके से अपन इजीली क्वेश्चन मेरे मेथड से अगर करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये था आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब ये जो पार्ट 4 है सबसे इंपॉर्टेंट और एक्चुअली थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी तरीके से अपन इसको करने वाले हैं। अच्छे से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यूँ कहना चाह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को, गति को या चाल को 8 किलोमीटर कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल यानी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो बहुत इजी वे में समझना। कहने का मतलब ये कि रेलगाड़ी की, पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताऊँ इसकी। कहने का मतलब रेलगाड़ी की स्पीड का आपको पता नहीं है अपन को किस स्पीड चल रही है। तो माना रेलगाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, समझना अच्छे से ना। अब उसने क्या करा, ये उसकी स्पीड है यानी कि चाल है। स्पीड का मतलब चाल होता है हिंदी में। x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है वो, ठीक है। अब उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 480 किलोमीटर। मेरी बात समझना। तो इस 480 किलोमीटर में इस स्पीड से तय करने पर, ये डिस्टेंस कवर करने पर कितना टाइम लगा वो हमें निकालना है। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ पा रहे हो? यानी कि दूरी बटा चाल फॉर्मूला होता है समय का। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसी बात को मैं थोड़ा वर्डिंग में लिख देता हूँ, ठीक है, आराम से समझना। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल, आर की जगह घंटा कर देना हिंदी वाले, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात सुना। और टोटल कवर डिस्टेंस, टोटल कवर डिस्टेंस यानी कि कुल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी वो है 480 किलोमीटर। यहाँ तक मामला ठीक है। फिर देखो, फिर अपन करेंगे तो अब लिखेंगे अपन टाइम टेकन। टाइम टेकन यानी कि लगा समय, समय कितना लगा उसके बाद में आप क्या करना, ये लिखने के बाद ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ये अपन को फॉर्मूला लगाना है। ये आप चाहो तो फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख देना, चलो ऐसे ब्रैकेट में लिख देना ऐसे करके, ठीक है। और फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस का मतलब 480 किलोमीटर पॉन स्पीड x, ठीक है। और आगे लिख देना r यानी कि घंटा। बस यहाँ प्रति घंटा किलोमीटर मत कर देना, किलोमीटर नहीं, टाइम को सिर्फ घंटे में दिखाना है, आवर्स में दिखाना है। चलो ये बहुत बड़ी बात आ गई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। आगे बहुत बड़ी बात है। अब क्या हुआ कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा थी, डिस्टेंस वही है, लेकिन अब स्पीड को उसने कम कर दी। कितनी? देखो वो देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि इफ, ये लाइन भी आपको लिखनी है, इफ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, जैसे ही कम करी तो सेम टू सेम वही सिस्टम चेंजेस हो जाएगा। क्या? यही लाइन वापस, तो स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, जो x थी ना वो हो जाएगी x-8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई? ओके, क्योंकि पहले x थी, 8 कम कर दी तो x-8 हो गई, ठीक है। डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस यानी कि दूरी वो अपनी 480 किलोमीटर ही है। फिर उसमें लगा टाइम। अब टाइम कितना लगेगा, यानी कि समय, समय का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 बटा x-8 घंटे आर। एक इक्वेशन बन गई ये। लेकिन मेरी बात को समझना, अब है इंपॉर्टेंट इक्वेशन की स्टार्टिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। उसने कहा कि जो ये चेंजेस हुआ, जैसे ही अपन ने उसकी स्पीड को
8 कम किया तो 3 घंटे ज़्यादा लगे। टाइम में कितना टाइम ज़्यादा लगा, 3 घंटे ज़्यादा लगे। बस इसका मतलब यहाँ समझना आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब है क्वेश्चन समझने वाला, अभी तक तो कोई ज़्यादा खास नहीं था। अब मेरी बात सोचो, सुनो कि अपन जैसे कोई पहले काम करते थे, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते थे, जो भी छोटा बड़ा होता था उसको अपन बराबर करते थे। कि जैसे कि कह दिया कि भाई राम है और एक श्याम है, कह दिया कि राम श्याम से 5 किलो ज़्यादा वजन में है, तो अपन क्या करते थे, अगर राम और श्याम को बराबर करना चाहते हैं तो राम अगर श्याम से 5 किलो ज़्यादा है, तो अगर इनको बराबर करना है तो शाम के अंदर अपन 5 kg ऐड करते थे, तब दोनों बराबर हो जाते थे। बस बिल्कुल यही चीज़ आपको यहाँ समझना है। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ये 8 कम करने से 3 घंटे ज़्यादा लगे। इसका मतलब ये हुआ कि 480 अपॉन x माइनस 8 ये था, बराबर 1 है ये 480 अपॉन एक्स। अच्छे से समझना। एक बात बताओ, ये है ये काम होने की वजह से उससे 3 घंटे इसको ज़्यादा लगे। जब दोनों को बराबर करना है, इसको 3 घंटे कम लगे, भाई इसको 3 घंटे ज़्यादा लगे तो इसको 3 घंटे कम लगे। दोनों बराबर कब होंगे, जब हम इसमें 3 घंटे प्लस कर देंगे। जब हम इसके अंदर 3 घंटे प्लस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बात आपको सीखनी है। मतलब कि जो 480/x था, इसके बराबर लाने के लिए इसके अंदर आप 3 घंटे इसमें जोड़ेंगे, न कि इसमें। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इसको अंदर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा 480 अपॉन एक्स। यानी कि अपन को बराबर करने के लिए 3 घंटे जोड़े हैं, क्योंकि इसको इससे 3 घंटे कम लगते हैं तो इसको 3 ज़्यादा लगते हैं। तो जब इसके बराबर लाएंगे तो उस कम वाले में 3 वापस जोड़ दो, यही 3। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना, ये मेथड फिक्स और तरीका फिक्स रहेगा। यहाँ पर कभी 3 घंटे ज़्यादा लगवाएगा आपसे, कभी 2 घंटे ज़्यादा लगवाएगा, ऐसा क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। ठीक है, अब एलसीएम ये का ही आएगा जो नीचे लिखा हुआ है, x माइनस 8 और x। ठीक है, सोल्व कर लो। ऐसे ये कट गया, बचा x को 480x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 480x हो गया। ये कट गया, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 8 को आपको मल्टीप्लाई करना है 480 से। मैंने एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई किया नहीं है। यानी कि x कट गया, x माइनस 8 बचे, x माइनस 8 को 480 से, x माइनस 8 को 480 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब कर लेंगे तो 480x माइनस, अभी क्या करना है, इसको ब्रैकेट में रखना। बाहर माइनस है इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर बाहर माइनस हो तो इसको ब्रैकेट लगाना पहले, फिर पहले ब्रैकेट पूरा सोल्व करना, फिर ब्रैकेट खोलना बाहर। इसको इससे किया तो ये आ गया 480x। ठीक है, फिर इसको इससे किया तो माइनस का 0, 8 8 64 और 8 4 32 और 6 38। ठीक है, बराबर 3। और नीचे क्या है, x माइनस 8, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। अब ब्रैकेट खोल लो, 480x माइनस, बाहर माइनस है तो ये भी माइनस, साइन चेंज हो गया, और बाहर माइनस तो ये प्लस 3840, प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू इधर 3 है। अब देखो 480x प्लस का 480x माइनस का कट गया। ठीक है, तो 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर 3.1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। इसको इसने किया तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, इस बराबर इसको इससे किया तो 3840 एज इट इज। काफ़ी बड़ी वैल्यू है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ करेंगे अपन प्लान इसका। अब इन पूरी वैल्यू को अपन अगर देखें, इसको तो इन पूरी की पूरी वैल्यू में 3 कॉमन जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमेशा जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो तो एक कोशिश करनी है कि जिसमें कॉमन जा रहा हो कॉमन ले लो, ताकि वैल्यू छोटी बन जाए। ठीक है, अब अपन ने तीनों में 3 कॉमन लिया, पहले इन दोनों में लिया तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 और x। ठीक है, बराबर 3840। अब अपन ने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x अपनी जगह है और 3840 के ये अपॉन में चला जाएगा, 3 काट देगा इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3 1 3, 3 2 6 और 3 8 24। ठीक है, हाँ, और 0। ये एक इक्वेशन बन गया। हालांकि आंसर तो आपका आ गया, क्योंकि इसने कहा क्या था कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण में व्यक्त करो, लिख दिखा दिया। लेकिन मैं आपको एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें ट्रेन की स्पीड भी निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद में देखो अपन थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन करेंगे इसको
सॉल्व। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपन को, 1280 को पहले तो अंदर लाओ, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, 12x माइनस का हो गया बराबर 0। अब इस माइनस 8x का ऐसा फैक्टर करना है कि 1280 आ जाए, तो 1280 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, है ना, 1280 का मिडिल टर्म, सॉरी वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 से किया तो 6 4 0, फिर 2 से किया तो 3 2 0, फिर 2 से किया तो 1 6 0, फिर 2 से किया तो 80, फिर 2 से किया तो 40, फिर 2 से किया तो 20 10 5 और ख़त्म, ठीक है, यहाँ तक अपना ये चल गया। अब इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग इसी में ढूंढो, कैसे कि एक्स स्क्वायर, अब इस 8x के टुकड़े इसी में मिलेंगे अपन को, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 2 2 जा 4 8 16, थोड़ा इधर भी देख लेते हैं बड़ा छोटा, 10 20 40, वो कितने हो गए थे 4 8 16 और ये 32, हाँ हो गया मामला। ये तो है 32 32, ये है 40 और 40 यानी कि 40 और 32 का बीच का गैप 8 का, बन गई बात। तो माइनस के तो ले लो 40x और प्लस के ले लो 32x, समझ पा रहे हो, क्योंकि 8x माइनस के बचाने इसलिए 40 को बड़ा साइन में रखना, इतना तो आप जानते ही हो, माइनस 1280 बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लो तो x कॉमन आएगा, तो x माइनस 40 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ x कब आएगा, जब यहाँ पर 32 लेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो x माइनस 40 बराबर 0। आंख में इसके लिख दो, मैंने तरीका बता दिया आपको, एक तो बाहर वाला x प्लस 32, ये समझ में आ गई ना बात, वरना सोचते रह जाओगे, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x लाना है, तो क्या कॉमन लेंगे बताओ, इसमें क्या कॉमन लेंगे, एक पीछे x बचेगा, 32 का 32 ही कॉमन लेना पड़ेगा, ये मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, है ना। और फिर x माइनस 40 बराबर 0, यानी कि एक बार तो x प्लस 32 को 0 से कंपेयर करवाना है, और एक बार x माइनस 40 को 0 से कंपेयर करना, तो यहाँ आगे x बराबर प्लस का 40 बिल्कुल वैलिड है, यहाँ वैल्यू आएगी x बराबर माइनस 32, तो माइनस 32 वैलिड नहीं है, माइनस की वैल्यू कभी इसमें काम नहीं आएगी, डिस्टेंस हुई स्पीड हुई कभी माइनस में थोड़ी ना होती है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 40, तो जो ट्रेन की स्पीड है यानी कि जो ट्रेन की जो चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साफ साफ 3 नंबर के लाइक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, ठीक है, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हर बार आता है आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लर्न कर लेना, आप समझते हुए, ठीक है, लर्न करने मतलब प्रैक्टिस कर लेना। तो इस तरीके से आपका जो 4.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।